हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के होने वाले, ये होने वाले हैं आज हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे हो कि दीदी शॉर्ट क्वेश्चन और हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखो, अब जो हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर, इसमें सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत किस चीज़ में होती है? एलसीएम और एचसीएफ में, निकालने में नहीं, ढूंढने में कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता है कि एलसीएम निकालें या फिर एचसीएफ निकालें, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ तो हम पहले से ही निकालना सीख चुके हैं। पहले हमने बहुत सी हमारी 6th क्लास से ओबीएसली हम सीखते आ रहे हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना होता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालना होता है और किस क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम निकालना होता है। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारा 196 है इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो फैक्टर्स आएंगे उनकी एक्सपोनेंट्स का सम क्या होगा। अब सबसे पहला सवाल, एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है आपका पावर। पावर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब पावर मतलब दीदी, जैसे देखो कोई भी आपने दे रखा है 4 दे रखा है जैसे, और उसकी पावर में 2, तो ये 2 क्या है? यही तो होती है आपकी पावर। तो हमें क्या करना है, जब हम 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल रही हूँ, जैसे 4 काट तो 2 2 जा 2 1 जा, तो ये जो है ये आपके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके फैक्टर होते हैं। तो जो हमारे फैक्टर आएंगे उनकी पावर का हमें सम बताना है। एक्सपोनेंट मतलब पावर का सम बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें फैक्टर पता चलेंगे, और फैक्टर पता चलते ही हम उनकी एक्सपोनेंट का सम बता देंगे, यानी पावर का सम। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 से होगा। तो 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 7 7 जा और 7 1 जा, ये तो आपको आता ही होगा। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसे लिखा होता है 2 इंटू 2, या फिर 2 इंटू में एक और 2 ले लेते हैं, तो हमें क्या पता है 1 2 3 3 2 हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3। जैसे 2 इंटू 2 लिखा होता है तो 2 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे सेम ही है, तो 2 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 2। अब हमें पावर का सम बताना है। तो पावर का सम, पावर क्या है बताओ? पावर हमारी 2 और 2, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। बस आपको ये याद रखना है कि हमें किसका सम निकालना है? एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि मेरा 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उन सभी नंबर से डिविजिबल हो, और 1 और 10 भी इंक्लूड है, मतलब 1 2 3 इन सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर हमें बताना है। तो ये कैसे मतलब हम बता सकते हैं? यही दिक्कत होती है हमें कि अब बताएं कैसे, एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो देखो, अगर कहीं पर भी आपको लिस्ट, स्मॉल, मिनिमम इस तरीके के नंबर वर्ड देखने को मिले, मतलब वहां पे क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। और दूसरी चीज, दूसरा क्या है? दूसरी ट्रिक ये है आपकी, ये बिल्कुल ही इजी ट्रिक है। देखो, अगर आपको दिए हुए नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो वहां पे आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10 ये दे रखे हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये इनसे बड़े हैं, तो दिए गए नंबर से बड़ा नंबर निकालो तो क्या निकालोगे? एलसीएम। अगर दिए गए नंबर से छोटा नंबर निकाला है तो वहां पे क्या निकालना है? एचसीएफ। ये ध्यान से सुनो कि बड़ा नंबर, अगर नंबर दे रखा है बड़ा और निकालना है छोटा तो एचसीएफ, दे रखा है छोटा लेकिन निकालना है बड़ा तो वहां पे एलसीएम। लेकिन दीदी अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो कैसे पता चलेगा? मतलब हमारा जो है जिसमें एमसीक्यू नहीं हो,
वैसा क्वेश्चन हो उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि आंसर क्या आएगा, तो कैसे पता लगाएं। तो आपको देखो एक तो इससे पता चल जाएगा कि लीस्ट बोल रखा है, और आगे एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे करना है। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप MCQ पे ध्यान दो। तो देखो, अब देखो दिए गए नंबर से बड़ा नंबर, तो हम निकालेंगे यहाँ पे LCM। तो LCM निकाल लेते हैं। हमें निकालना है सभी नंबर का LCM 1 से लेकर 10 तक का। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनका हम यहाँ पे LCM ले लें। ऐसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है, सिंपल सा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इतना तो हमें पता है। तो 1 का 1, 2 का 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, 4 का क्या होता है 2 इंटू 2, 5 का 5 इंटू 1, यहाँ पे भी इंटू में 1 कर लो क्योंकि हम सभी में करते आ रहे हैं। 6 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 का हो जाएगा 7 इंटू 1, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 1, 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1 और 10 का 5 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लिखने के बाद आगे करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाऊंगी वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 1 को तो ऐसे ही लिख सकती हूँ, 2 को 2 इंटू 1, 3 को 3 इंटू 1, और यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू में 1, 5 इंटू 1। अभी मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए लिख रही हूँ। वैसे तो आपको जब क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लिखने की। 7 इंटू 1, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 2 की पावर 3 इंटू में 1, और यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू में 1, और यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 1। अब हमें निकालना है LCM। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे बता दूंगी मैं LCM का क्या मतलब होता है, HCF कैसे निकालना होता है, ताकि आपको आगे मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही पता चल जाएगा। देखो LCM के अंदर क्या करते हैं हम, हर तरीके के जितने भी हमारे पास नंबर है, यानी कि हर तरीके की वैरायटी हमें यहाँ पे डालनी है जो कि हमारे पास है। तो हमारे पास वैरायटी है भाई, एक तो है 1 की, एक तो वैरायटी है हमारे पास 2 की, एक है 3 की, एक है 5 की, और एक है 7 की। क्या इससे ज़्यादा है? नहीं है। बस तो फिर अब क्या करें, ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर कौन सी लिखनी है, जो कि सबसे बड़ी पावर है। जैसे 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, तो 1 को तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 को देखो, 2 की यहाँ पे तो पावर है 1, यहाँ पे है 2, और यहाँ पे 3, और कहाँ पे है एक, यहाँ पे तो 1 ही है। तो 3 हाईएस्ट पावर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 के ऊपर पावर हो जाएगी हमारी 3। अब 3 को देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये इसके हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई। 5 तो ये रहा, और ये रहा, पावर 1 ही है। 7 एक ही बार आ रहा है, वहां पे भी पावर 1 है, तो ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। तो LCM क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। हमें पता है कि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 14, देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2520। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं HCF भी बताऊंगी कैसे निकालना है। HCF की अगर हम बात करें तो HCF में हर तरीके की वैरायटी नहीं डालनी है, वही वैरायटी डालनी है जो हर एक के अंदर कॉमन है। कॉमन देखो क्या चीज आ रही है, कॉमन तो मेरे को दिख रहा है कि 1 ही कॉमन है, तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या दीदी यहाँ पे जैसे LCM में हमने हाईएस्ट पावर ली थी, क्या HCF में भी हाईएस्ट? नहीं, HCF में हमें हमेशा जो है सबसे छोटी वाली पावर लेनी है। तो जल्दी से मैं आपको एक बार यहाँ पे करके भी बता देती हूँ। जैसे 4 2 1 जा, ये जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए 3 1 जा, तो ये हो गया। अब अगर मैं 4 की बात करूँ तो 2 इंटू 2 है, 6 की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं LCM की बात करूँ तो हमें पता है सारी तरीके की वैरायटी डालनी है, तो 2 और 3 की वैरायटी ही हमारे पास। अब देखो हाईएस्ट पावर लेनी है, तो ऊपर तो 2 की पावर 2 है, लेकिन ये नीचे हमारी 2 की पावर 1 है और इंटू में 3 है, तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, ये रही, और 3 की पावर तो 1 ही है। तो LCM हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब HCF देखो, HCF जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर नहीं लेनी है, हमें लेनी है छोटी पावर। तो छोटी पावर क्या है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 छोटी पावर है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, HCF आ जाएगा आपका 2। तो आई होप आपको बिल्कुल अब अच्छे से LCM और HCF निकालना आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
अब जो थर्ड क्वेश्चन उसके अंदर बोला है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि मेरे 306 और 657 दोनों से डिविजिबल हो। तो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट, तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। कॉपी में लिखो, पहले कॉपी लेके बैठो, उसमें लिखो लिस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर और मिनिमम। ये आएगा आगे, मिनिमम का भी मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट और लीस्ट का तो हमने ले ही लिया है, लिस्ट का शायद इससे पहले वाला ही था। हाँ देखो ये रहा लिस्ट का, यहाँ पे भी हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। और यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट दे रखा है। और दूसरी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, दिए गए नंबर से बड़ा नंबर निकालना है, दिए गए नंबर से बड़ा नंबर निकालना है। तो हमें वहां पे क्या निकालना होता है, बताओ, एलसीएम निकालना होता है। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ तो 306 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से हो रहा है। अब मेरे को कैसे पता चला कि ये 2 से हो रहा है, क्योंकि 306 के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 2 से डिविजिबल है इसलिए। तो 2 से करेंगे 1 जा और यहाँ पे 5 जा और 3 जा, फिर हमसे फिर से करेंगे तो 3 से होगा 51 और फिर से 3 से 17 और 17 1 जा। अब दूसरा हमें करना है 657 का। तो जब इसका करेंगे तो यहाँ पे 3 से हो रहा है, 3 से 219 आ जाएगा, और फिर से 3 से करेंगे तो 73 और 73 हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एक बारी 306 का भी लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, इंटू में 17, और 657 का लिखेंगे तो 3 यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 इंटू में 73 हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो हर तरीके की वैरायटी 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू में 73। अब ले लेते हैं हाईएस्ट पावर, 2 की पावर तो 1 ही है तो वो 1 ही छोड़ देते हैं, लेकिन 3 की पावर दोनों में ही 2 है, तो क्या करें, लिख दो फिर 2, कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर 2 लिख देंगे, और इनकी पावर तो 1 है ही हमारे पास, तो लिखे चाहे नहीं लिखे। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर ले तो 2 इंटू और 3 की पावर 2 क्या होता है, क्या होता है बताओ, 3 3 जा 9, सिंपल सी चीज़ है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 हो जाएगा, इंटू में 17 इंटू में 73। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंटू जा 18 इंटू में 17 इंटू में 73, और यहाँ पे आ गया मेरा 22,338। यही था आपका आंसर। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो आई होप आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा कि हमें एलसीएम कहाँ निकालना है और एचसीएफ कहाँ निकालना है। अभी भी नहीं पता चला, प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला है कि द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। हमें बोला है एचसीएफ निकालो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। अब क्या करें भाई, हमें पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर यानी कि जैसे मैं 6 के फैक्टर निकालू, 6 2 3 जा, 3 1 जा, देन 1 1 जा, तो देखो ये होते हैं हमारे फैक्टर, समझ गए आप। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आए वो क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 6 ही ले लेती हूँ तो देखो 6 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 1, हमारा 2 भी हो सकता है, हमारा 3 भी हो सकता है, और एक वो खुद भी हो सकता है, खुद से भी डिविजिबल है ना, फैक्टर मतलब डिविजिबल ही होता है एक तरीके से। तो देखो इसके 4 फैक्टर आ गए, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका एक तो 1 फैक्टर हो गया, एक 2 खुद ही हो गया। प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और एक 1 से हो, और कंपोजिट नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, 1 से हो और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, तो वो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। तो हमें करना है इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी हम निकाल सकते हैं ऐसे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये ऐसे जो हम करते हैं, 4 2 2 जा 2 1 जा।
अब अगर मैं 2 का करूँ तो 2 1 जा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेते हैं 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, और 2 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। हमें निकालना है HCF। तो HCF जो दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और स्मॉलेस्ट पावर लेनी है हमें। स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो HCF क्या आ गया हमारा 1। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमारे 5th क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। हमें बोला है कि वो उस नंबर के पीछे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे जिसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है। मतलब जिसकी हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है ना, उस नंबर के पीछे कितने जीरो हैं हमें ये बताना है। तो ये कैसे बताए भाई, नंबर नहीं पता, नंबर पता होता तो काउंटिंग कर लेते। देखो एक तो दे रखी है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मल्टीप्लाई करने में देखो कितनी देर लगेगी। हमें मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 17 इंटू में 9 करना पड़ेगा, फिर देन हमें अपना और प्रोसेस चलाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा लास्ट में कितने। लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगाएंगे भाई हम। हमें पता है कि अगर हम इसके अंदर जितनी 10 की पावर आएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 10 तो दे ही नहीं रखा, तो हम बना तो सकते हैं। 5 2 क्या होता है, 5 इंटू 2 क्या होता है 10 ही तो होता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इंटू में 17। अब इसे देखो क्या यहाँ पे 10 है, नहीं है, लेकिन मैं 5 इंटू 2 करके 10 बना सकती हूँ। तो 10 की जितनी पावर आएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, यानी कि 10 की पावर अगर 2 आ गई या फिर 3 आ गई या फिर 4 आ गई, तो अगर 4 का मतलब क्या है, उसके पीछे 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं, यानी कि 4 जीरो हैं उस नंबर के पीछे जिसकी हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या करूंगी, 2 और 5 को कॉमन लूंगी। 2 और 5 को कॉमन लिया। अब हमें जो है इसकी पावर कितनी रखनी है वो कैसे पता चलेगा, जो हमारी स्मॉलेस्ट पावर होगी वो। अगर यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 2 होती या फिर किसी की पावर 1 होती, तो हम यहाँ पे पावर में क्या लेते, 1 लेते। जैसे देखो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 5 की पावर 1, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर 1 ही कॉमन लेती। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो 5 तो मेरे पास 3 है ही नहीं, तो मैं 5 की पावर 3 कैसे कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 ही कॉमन ले सकती हूँ, और 5 हमारे पास 3 है, 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है हमारे पास, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, बच गया हमारा एक 5, तो इसे बाहर रख देंगे। और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 17। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। अब 5 2 क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 17। अब बताओ 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है हमारी 2, तो जितनी 10 की पावर होगी वही होगी हमारा उस नंबर के पीछे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो 2 नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके जो पीछे मैंने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन कराया था उसके जैसा ही है, लेकिन वहां पे आपको निकाला था, क्या निकालना था, वहां पे आपको निकालना था HCF, लेकिन यहाँ पे आपको LCM और HCF निकाल के उनकी रेशियो निकालनी है। किसकी, LCM और HCF की। तो सबसे पहले हम LCM और HCF निकाल लेते हैं। लीस्ट कंपोजिट नंबर हमें पता है 4 होता है, और लिस्ट प्राइम नंबर हमें पता है वो होता है हमारा 2। तो फिर से करके दिखा देते हैं हम आपको। हो गया। अब क्या करना है, LCM निकालना है। LCM निकालेंगे, सारी तरीकों की वैरायटी डालेंगे तो हमारे पास तो एक ही तरीके की है, तो 2 लिख दिया। अब देखो हाईएस्ट पावर लेनी है, यहाँ पे 4 के ऊपर इसकी 4 के फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट लेनी है तो 2 की पावर हो जाएगी हमारे यहाँ पे 2। अगर HCF निकालना है तो हमें लेनी होती है कॉमन और स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन क्या है 2 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 1। तो LCM आ गया हमारा 4 और HCF आ गया हमारा यहाँ से, HCF क्या आ गया यहाँ से हमारा 2 आ गया। हमें निकालना है LCM और HCF की रेशियो। ये मत करना कि HCF और LCM की रेशियो, नहीं, हमें करना है LCM अपॉन में HCF जब रेशियो निकालेंगे तो, क्योंकि कई बार अगर हम HCF, देखो मैं आपको करके भी बता दूंगी
कि अगर हम उस तरीके से करते तो क्या होता। तो हमें यहाँ पे करना है एलसीएम, उनमें HCF, एलसीएम क्या है 4 है, HCF है 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो रेशियो आ गई 2:1। और देखो अंतर क्या हो जाता, अगर मेरा HCF डिवाइड में एलसीएम होता और 2 में 4 कर दे, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारी रेशियो आ गई 1:2, सॉरी क्या आ गई रेशियो हमारी 1:2 आ गई। तो देखो क्वेश्चन के अंदर अंतर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ करें या फिर एचसीएफ अपॉन एलसीएम। बोला क्या गया, रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले क्या बोला गया है, एलसीएम, तो सबसे आगे क्या लेंगे, ऊपर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि हमारी रेशियो आई है 2:1 ना कि 1:2। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर बोला गया है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास तीन जो हैं, एक सेकेंड कलर चेंज, हमारे पास पर्सन 3 लोग हैं जो कि मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जो मेजरमेंट है उसके स्टेप्स की वो है 40 सेंटीमीटर और जो सेकंड पर्सन है उसकी है 42 सेंटीमीटर। मैं आपको समझाऊंगी किसकी मेजरमेंट दी है। अब पर्सन 3 है उसकी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट किस चीज़ की दे रखी है, जैसे देखो एक इंसान होता है वो बड़े बड़े स्टेप लेता है, एक इंसान होता है जो छोटे छोटे स्टेप लेता है, तो उनकी स्टेप की मेजरमेंट दे रखी है। कितने स्टेप की, एक ही स्टेप की मेजरमेंट दे रखी है। जैसे ये हमारे पास एक पर्सन है, जैसे ये एक पर्सन है तो उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना स्टेप चल रहा है अपनी इस पे अपने जमीन पे, तो वो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। फिर उसने बोला है कि आप ये बताओ कि वो कितनी देर में एक साथ वापस से आ जाएंगे। जैसे एक साथ उन्होंने जो है अपनी शुरुआत की अपनी मॉर्निंग वॉक की, फिर वो दोबारा कहाँ पे मीट करेंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि क्वेश्चन में कहाँ लिख रखा है कि वो उस मतलब कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन में तो ये बोला है कि सेम डिस्टेंस, कवर द सेम डिस्टेंस। अब ये बताओ कि एक इंसान, एक जो है पर्सन, एक पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तीसरा पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो सेम डिस्टेंस हो गया। तो सेम डिस्टेंस होने के बाद वो क्या एक जगह पे नहीं आ गए, तो बेसिकली क्या है, या तो ये बोलो कि सेम डिस्टेंस या ये बोलो कि वो दोबारा से कहाँ पे मीट करेंगे। बात तो एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो तीनों के तीनों एक जगह पे ही तो पहुंच जाएंगे, तो हमें यही निकालना है। अब हम क्या निकालें यहाँ पे, HCF निकालें या LCM निकालें, बताओ। दिए गए नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। अब दीदी अगर ये क्वेश्चन हमारा वैसे दे रखा होता, जैसे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं या फिर वैसे क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें तो कोई आंसर बताने नहीं आता। अगर दोस्त ने बता दिया कि लास्ट में ये आंसर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि LCM HCF। अगर वो दोस्त ना बता पाए तो क्या करोगे। तो देखो हमें ये देखना है कि मान लो ये तीनों के तीनों पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करने वाले हैं। जब ये है 0 डिस्टेंस पे, अब वो पहुंच गई यहाँ पे, यानी कि सेम डिस्टेंस पे वो यहाँ पे मीट कर गई। तो देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, ज्यादा होगा यानी कि हमारा आंसर ज्यादा आएगा। तो हमें वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, LCM। हमेशा याद करना रखना कि जैसे कोई भी चीज आगे जा रही है, जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे, कुछ भी कर रहा है आगे की तरफ जा रहा है, तो नंबर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। जैसे पीछे जा रहा, आगे जा रहा, पीछे जा आगे, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो हमें वहां पे क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। तो हम यहाँ पे भी LCM निकालेंगे। अब किस चीज का, उनके स्टेप्स का निकालेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि वो तीनों कब मिलेंगे, यानी कि सेम डिस्टेंस कब कवर कर लेंगे वो। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं 40 का, तो 2 2 जा 0, 2 10 जा एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा। अगर अब निकाल लेते हैं 42 का, तो 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब क्या किसका निकालना है हमें, अब निकालना है 45 का। तो 45 का निकाल लेते हैं 3 15 पे, फिर 3 5 जा एंड
देन 5 1 तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें एलसीएम निकालना है तो हम सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 5। दूसरा हम लिख लेते हैं 42 का, तो 42 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, इसे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 45 का, तो वो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में 5। देखो हम बचपन में कैसे करते थे एलसीएम एचसीएफ, देखो मैं बताती हूँ, हमने तो ऐसे ही सीखा था। हमारे ना ऐसे नहीं कराते थे कि हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर, हमें देखते थे कि एलसीएम निकालना है तो कॉमन क्या चीज़ है हर एक में, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन तो कुछ है ही नहीं है, तो सारे के सारे ऐसे लिख देते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख देते, चाहे ये पावर लिख देते थे साथ साथ ऐसे ऐसे करके। और है ना एचसीएफ कैसे निकालते थे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 होता, नहीं यहाँ पे मान लो कि 3 होता, यहाँ पे मान लो जैसे 3 होता, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो है एचसीएफ जो है वो निकाल देते 3। और एक ही कॉमन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक और 2 2, जैसे यहाँ पे 2 2 कॉमन हो गया, तो ऐसा नहीं है, एक और बार 3 3 कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे एक और 3 होता ऐसे कॉमन ले लेते, तो ऐसा होता तो 3 की पावर 2 ले लेते, क्या ले लेते 2 ले लेते, तो वो हो जाता हमारा एचसीएफ। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो ये भी ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, लेकिन मेरे को ये बेटर लग रहा है अब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हर तरीके की वैरायटी लिखेंगे। 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास और 5 है। हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट 2 की पावर क्या है, हाईएस्ट 3 है, तो 2 की पावर 3, और 3 की देखो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और 5 तो एक ही है, तो 5 ऐसे लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं ना, और एक और 7 भी तो है, 7 भी तो है, ये रहा 7, तो मल्टीप्लाई कर ले तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5, मैं 5 इधर लिख रही हूँ ताकि मल्टीप्लाई अच्छे से, 8 5 जा 40 हो जाएगा, सिंपल, जल्दी मल्टीप्लाई होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 8 5 जा 40 इंटू में 9 7 जा क्या हो जाएगा 63। अब 4 को ट्राई करने की ज़रूरत है हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर। यही है आपका क्या था 2000, गलत तो नहीं कर दिया, हाँ 2520, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखो क्या था, 3 पर्सन थे, वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और तीनों के हमें जो है स्टेप के डिस्टेंस दे रखे थे कि वो एक पर्सन है वो 40 सेंटीमीटर का एक स्टेप ले रहा है, दूसरा 42 का, तीसरा हमारा 45 सेंटीमीटर का एक स्टेप ले रहा है। और फिर बोला है कि वो द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट। अब इतना छोटा मिनिमम, एक तो देखो, दूसरी चीज अगर आपको नंबर वाला सिस्टम याद नहीं आ रहा तो मिनिमम बोला गया है, कम से कम डिस्टेंस में कब वो सेम डिस्टेंस कवर कर लेंगे, मतलब कम से कम डिस्टेंस में कब एक दूसरे को मिलेंगे। जैसे सबसे छोटा डिस्टेंस बताओ जिसमें वो तीनों ही एक दूसरे को मीट करेंगे, तो मिनिमम यानी कि वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। और दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें ये बोला है द LCM of two numbers is 14 times of HCF. The sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, then the other number is. हमें बोला है कि LCM जो है वो 14 टाइम्स है HCF के, फिर बोला है LCM और HCF का जो सम है वो है 600। फिर हमें ये बोला है कि एक नंबर तो है 280, दूसरा नंबर बताओ कैसे निकालेंगे। सिंपल सी चीज है, ध्यान से सोचो। हमने एनसीईआरटी की थी जब क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि सबसे पहले जो है जो कंडीशन दे रखे साथ साथ करेंगे, बाद में बताऊंगी कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले
हमें जो है 14 टाइम्स दे रखा है एलसीएम एचसीएफ के, तो एचसीएफ नहीं दे रखा है, तो मैं अगर एचसीएफ को मैं एक्स लेट कर लेती हूं तो एलसीएम हमें पता है कि वो हमारा 14 टाइम है एचसीएफ के, और एचसीएफ हमें पता है कि वो एक्स है, तो 14 इंटू में एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, तो एलसीएम भी आ गया हमारा। अब हमें पता है कि पहला नंबर क्या है, वो है हमारा 280, कितना है 280 है, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि हमारा ए और बी है हमारे पास नंबर, जिसमें से ए हमें दे रखा है वो है 280। अब क्या करें, देखो आपके पास अगर ए है तो उससे क्या कर सकते हो, अगर आपको याद हो कि हमने एक चीज पढ़ी थी एलसीएम और एचसीएफ के अंदर कि अगर हम ए इंटू बी करें तो हमारा इक्वल होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ के। ये अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो कि हमारा जो है दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर मेरे को एलसीएम और एचसीएफ मिल जाए तो क्या मैं ये सेकंड नंबर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये तो निकालना दे रखा है, ए मेरे पास पहले से है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ये दोनों हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि उनका सम 600 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूं कि जो एलसीएम है प्लस में एचसीएफ है वो किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो एलसीएम में पता है क्या है 14x है, प्लस में एचसीएफ क्या है x है, इक्वल्स टू 600, प्लस करेंगे कुछ नहीं है x के साथ यानी कि 1 है, तो प्लस करेंगे तो हमारा 15x हो जाएगा इक्वल्स टू 600, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हमारा हो जाएगा डिवाइड में। तो कैंसिल करेंगे तो बताओ क्या आएगा, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 40। तो x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है कि हमारी एचसीएफ की वैल्यू आ गई, एचसीएफ की वैल्यू आ गई 40। और अगर एचसीएफ की वैल्यू आ जाती है तो हमें एलसीएम का पता है कि वो 14 टाइम है एचसीएफ के, तो 14 इंटू में 40, तो हमारी यहाँ से एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 560। यही था आपका एलसीएम और यही हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए जो कि मेरे को दे रखा था 280 इंटू में बी मेरे को निकालना है, और एलसीएम कितना निकला है 560 और एचसीएफ निकला था हमारा 40। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर ले, या फिर इधर उधर करके भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 7 से कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 80, कि 7 8 56 और 0 तो हो गया हमारा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 80, और यही हमें निकालना था कि सेकंड नंबर की क्या वैल्यू होगी, और वो हमने निकाल दी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर आपको ना ही तो थोड़ा सा बड़ा नंबर, मतलब जैसा मैंने पीछे बताया था ना उस क्वेश्चन के अंदर कि जो है चार पर्सन हैं वो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो डिस्टेंस कुछ बड़ा ही होगा, तो हमें वहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, उसी तरीके से पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। 4 bells toll together at an interval of 8, 12, 15 and 18 second respectively. All the 4 began to toll together. The number of times they toll together in 1 hour, excluding the one at the start, will be. उन्होंने बोला है कि हमारे पास 4 बैल हैं, ऐसे समझेंगे इसे, जैसे मेरे पास हैं 4 बैल, एक है ये बैल 1, एक है मेरे पास बैल 2, एक है मेरे पास बैल 3 और एक है मेरे पास बैल 4। 4 बैल है मेरे पास, और वो इतने टाइम इंटरवल पे बजती हैं। जैसे पहली बैल अब बज गई तो वो 8 सेकंड बाद फिर बजेगी, दूसरी बैल 12 सेकंड अभी बजी, फिर 12 सेकंड बाद फिर से बजेगी, दूसरी 15 सेकंड के बाद, तीसरी 18 सेकंड, मतलब बैल बजने के बीच में गैप कितना होगा, 18 सेकंड का होगा फोर्थ बैल के अंदर, 15 सेकंड का थर्ड, 12 सेकंड का सेकंड और 8 सेकंड का पहली बैल के अंदर। बस उन्होंने टाइम दिया कि वो कितनी देर में बज रही हैं। तो पहली बैल 8, दूसरी बैल 12, तीसरी बैल 15 और चौथी बैल हमारी 18 सेकंड के इंटरवल पे बजेगी। अब
उन्होंने ये बोला है कि अगर वो शुरुआत में एक साथ बजी, क्या बोला गया है, ऑल द फोर बिगिन टू टोल टुगेदर। अगर मेरी चारों बेल एक साथ बज गई, जैसे यहाँ पे मेरी चारों बेल एक साथ बज गई शुरुआत में, टोल टुगेदर मतलब एक साथ बजी हैं, टुगेदर साथ साथ, तो फिर बोला है द नंबर ऑफ टाइम्स दे टोल टुगेदर इन 1 आवर, 1 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बज चुकी होंगी ये बताना है। जैसे शुरुआत में वो एक साथ बजी हैं, ऐसे ही वो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी ये बताना है हमें। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में मेरे को ये बोल रखा था कि 4 पर्सन है वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और वो कितने डिस्टेंस पे, कितने कम से कम डिस्टेंस पे, यानी डिस्टेंस बताना था, सेम डिस्टेंस पे वो कितनी देर में मिलेंगे, यानी कि कितने डिस्टेंस में मिलेंगे ये भी बोल सकते हैं हम कि वो कितने डिस्टेंस पे एक साथ मिलेंगे वो निकालना था। तो डिस्टेंस बोल रखा था, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये नहीं बोल रखा कि वो कितनी देर में एक साथ बजेगी। उन्होंने ये बोला है कि 1 घंटे में कितनी बार, बार बोला है, बार, देर नहीं बार बोला है, कितनी बार बज चुकी होंगी। जैसे इसी तरीके से उस क्वेश्चन में ये बोल रखा होता कि 4 पर्सन है वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और 1 घंटे में वो कितनी बार मिल चुके होंगे। अगर ऐसे वो क्वेश्चन दे रखा होता तो आप इसी तरीके से करते। अब ये आपको पता चल गया कि हो सकता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो हमें कैसे करना है। तो याद रखना क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकती हूँ भाई, मेरे को तो ना ही ये पता है। जैसे अगर ये टाइम अलग अलग हो, सेम सेम होता, सेकंड ये अलग सेम सेम होती तो मैं निकाल भी सकती, लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या करूं। देखो मैं ये सोच सकती हूँ, जैसे एक ये चारों बेल 3 बजे बज रही हैं और मेरे को निकालना है कि 4 बजे तक ये एक साथ कितनी बार बज चुकी होंगी। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि जैसे ये शुरुआत में एक साथ बजी हैं, ऐसे ही ये पहली बार किस टाइम पे एक साथ मिलेंगी। जैसे मैंने मान लिया कि ये 3:10 पे, यानी कि 10 मिनट में एक साथ बजेंगी, तो सब कुछ पता लग गया। ये मान के चलो क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये पता लग गया कि वो 10 मिनट में एक साथ बज रही हैं, तो इसका मतलब वो 10 मिनट में फिर से एक साथ बजेंगी, 10 मिनट में फिर से एक साथ बजेंगी। तो मिनट हमें पता है कि 1 आवर के अंदर कितनी मिनट होती है हमारी, 10 मिनट होती है। तो 10 मिनट के हिसाब से मैं यहाँ पे पता लगा 10 मिनट नहीं, सॉरी 60 मिनट्स होती है। तो हमें पता है कि पहली बार वो एक साथ मिल रही है 10 मिनट में, फिर से 10 मिनट, फिर से 10 मिनट, और 60 मिनट के रिस्पेक्ट में मैं निकाल लूंगी वो कितनी बार बजेंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मेरे को यही निकालना पड़ेगा कि वो पहली बार एक साथ कब बज रही है, पहली बार वो एक साथ कब बज रही है। तो ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ ये बताती हूँ अभी मैं आपको। देखो चैप्टर किस चीज का है, रियल नंबर का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की मदद लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एलसीएम निकालूं या फिर एचसीएफ निकालूं, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन के अंदर बताया था, वो 4 पर्सन जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उसके अंदर बताया था ना कि जैसे डिस्टेंस कवर करे तो इस डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो यहीं पे समझाती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये एक्स टाइम पे ये बजी एक साथ, फिर ये कुछ मान लो वाई सेकंड में एक साथ फिर बजेंगे। तो ये एक बात बताओ, जो समय यहाँ पे होगा वो इससे छोटा होगा क्या, नहीं होगा। ये समय छोटा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। अगर मैं उल्टा बोल गई हूँ तो मैं, अभी मैंने ठीक बताया शायद। देखो जैसे यहाँ पे है 1 सेकंड में वो एक साथ बजी हैं, अब आगे बजेंगी तो कुछ ना कुछ सेकंड बढ़ के ही बजेंगी, कम तो नहीं होंगी। ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकंड में बजी फिर 0 सेकंड में बजेंगी, ऐसा तो नहीं होगा। 1 सेकंड पर अगर ये एक साथ बजी है तो आगे कुछ बढ़ के ही डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा, बढ़ के ही डिस्टेंस आएगा, बड़ा नंबर आएगा। जैसे 60 सेकंड में बज रही है तो बड़ा नंबर आया, क्या आया, बड़ा आया। तो यहाँ पे हमें क्या कर निकालना पड़ेगा, मैंने बताया था दिए गए नंबर से, अगर दिए गए नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो हमें वहां पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब आप ये मत सोचना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शुरुआत में अगर मेरी 1 सेकंड पे बजी है, अगर ये 1 सेकंड पे बजी है तो आगे जाके 1 मिनट से आगे निकल के फिर 1 मिनट 1 सेकंड, तो 1 मिनट तो आ गया, टाइम तो बढ़ा ही है,
टाइम हमेशा बढ़ेगा, तो इस टाइम से बड़ा टाइम आ रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं इन सभी का अगर एलसीएम निकालूं तो 2 4 जा 2 2 जा, बेल के टाइम इंटरवल का एलसीएम निकाल रही हूँ अभी मैं, तो 2 1 जा। अब निकालना है 12 का, तो 2 6 जा, 2 3 जा, देन 3 1 जा। अब निकालते 15 का, 3 5 जा, देन 5 1 जा। अब निकाल लेते हम 18 का, 18 का निकालेंगे 2 9 जा, 3 3 जा, 2 9 जा कैसे लिख रहे हैं, 2 9 जा, 3 3 जा, देन 3 1 जा। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ कि 8 का क्या है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितने बार आ रहा है 3 बार। और 12 की अगर मैं बात करूँ तो 2 की पावर 2 इंटू में 3, ये तो पता ही लग गया होगा। 15 क्या है, 15 है हमारा 3 इंटू में 5। और 18 क्या है 2 इंटू में 3 की पावर 2, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। अगर मैं एलसीएम की अब बात करूं, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो हमें पता है कि एलसीएम के अंदर हर तरीके की वैरायटी डालते हैं हम, जो कि हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, और हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ी क्या हो गई 3। अगर मैं बात करूँ 3 की, अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 की देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 की पावर 2, और 5 की तो 1 ही है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करें, अब सिंपल सी चीज हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो हमारा हो गया 8, और इसे मल्टीप्लाई कर देते 5 से, क्योंकि 8 5 40 हो जाएगा, देन 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आप सिंपल बना सकते हो। तो 40 इंटू में 9 करेंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 360 सेकेंड। अब देखो आपको ये दिक्कत हो सकती है कि ये सेकंड कैसे पता लगेगा कि मेरी ये सेकंड में आई है, क्योंकि भाई हमने एलसीएम जो निकाला है वो किस चीज़ का निकाला था, सेकंड का निकाला था। ये किस चीज़ के अंदर थी, आपकी सेकंड के अंदर। ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, सेकंड का बोला था, क्या निकालने के लिए बोला था, सेकंड निकालने के लिए बोला था, इसलिए तो हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा आ गया एलसीएम 360 सेकेंड। अब क्या करें, हमें तो निकालना है 1 आवर। 1 आवर तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैं इसे 360 को मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मिनट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता तो है ही कि एक मिनट के अंदर कितने हो गए 60 सेकेंड हो गए। एक मिनट के अंदर भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट के अंदर हो गए 60 सेकेंड। और कभी भी अगर सेकंड को मिनट के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो 60 से डिवाइड कर लिया करो। ये चीज़ आप जो है अपनी एक बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए चाहे ये चीज़ कि एक सेकंड को अगर किसी भी सेकंड को हम मिनट के अंदर कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि मिनट के अंदर जो है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो हम उसे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड को अगर मैं मिनट में कर रही हूँ तो सेकंड हमें पता है 360 है, और हमें 60 से डिवाइड करना, 0 से 0, 6 6 36, तो यहाँ पे हमारी जो है 6 मिनट आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, 6 मिनट। अब मेरे को ये पता चल गया कि वो चारों बेल पहली बार एक साथ कब बज रही है, 6 मिनट के गैप पे बज रही हैं। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि अब वो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। ये कैसे पता लगाएंगे हम, 1 आवर में हमें पता है, वही बात है, मिनट को अगर आप वैसे कन्वर्ट करोगे तो 60 को आपको जो है 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 1 जा 6 6 जा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाए, अरे क्या है 6 10 जा, तो 1 घंटे में वो 10 टाइम्स जो है बज चुकी होंगी एक साथ। 10 टाइम्स 1 घंटे के अंदर वो एक साथ बजेंगी। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोबारा से बता देती हूँ, चार बेल हैं, वो कितने टाइम के इंटरवल पे बज रही है, यानी कि पहली बेल जो है 8 सेकंड के गैप पे बज रही है, दूसरी 12, तीसरी 15, चौथी 18 सेकंड के गैप पे बज रही है। फिर हमें बोला है कि वो एक साथ बजती हैं, और फिर हमें बताना है कि वो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी, कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। तो हमें अगर ये पता चल जाता है कि वो पहली बार एक साथ कितनी
मिनट में या कितनी सेकंड में बज रही हैं। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट में मैं ये निकाल सकती हूँ कि वो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, मेरे को ये लग रहा है कि आपको ये डाउट हो सकता है कि मैंने 60 को 6 से डिवाइड क्यों कर दिया। अगर ये आपको डाउट है तो आप यहाँ पे वीडियो पे रुको, फिर आगे करके अपना अगला क्वेश्चन करो। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे रुकेगा और सुनेगा। देखो, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास है, आपके मान लो आपको लेके आने 2 पेन, एक पेन आता है 5 रुपए का, तो आपको टोटल कितने रुपए लेने पड़ेंगे? 10। अगर कोई आपकी बहन कोई भी ये बोल दे आपको कि एक पेन आता है 5 रुपए का और मैं आपको दूंगी 10 रुपए, तो बता कितने पेन आएंगे? तो आपको क्या चीज निकालनी पड़ेगी? ये चीज। जैसे मैंने ये ले लिया x, यानी कि इतने नंबर ऑफ पेन्स हमें निकालने हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर? 2 आ गया। तो 2 पेन्स मेरे को मिलेंगे वहां पे अगर मैं 10 रुपए लेके जाती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। जैसे मेरे पास थे 60 मिनट और मुझे पता है कि वो जो है कितनी बार एक साथ बज रही है? 6 मिनट के गैप में वो एक साथ बज रही हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है कि वो कितनी बार बजेंगी, कितनी बार। तो इसे एक्सलेट कर लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 60/6 और ये आ जाएगा हमारा 10। तो 10 टाइम्स वो एक साथ बजेंगी। तो यही था आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लेके आना, क्योंकि ये आपके मेरा हिसाब से पिछले साल भी आया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हमने एग्जाम दिया था हमारे प्री बोर्ड और इनके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। इतना सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं तो x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ a एंड b इज। हमें HCF निकालना है a और b का। तो हमें पता है a क्या है? x की पावर 3 और y की पावर 2। b क्या है? हमें पता है x की पावर 1 और y की पावर 3। हमें पता है जब हम LCF निकालने निकलते हैं तो हमें कॉमन चीज देखनी होती है। कॉमन तो दोनों ही है, तो लिख लेंगे x और y। अब जो सबसे छोटी पावर होती है x की पावर, तो यहाँ पे एक तो 3 है, एक 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब देखो y के अंदर एक तो पावर है 2 और एक पावर हमारी 3। सबसे छोटी पावर क्या है? 2। तो HCF क्या आ गया? XY स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दीदी एलसीएम निकालना दे रखा होता तो क्या करते? हमें पता है कि अगर एलसीएम दे रखा होता, हर चीज की वैरायटी लिखेंगे, तो x और y की ही वैरायटी हमारे पास। हाईएस्ट पावर देखो, एक तो पावर है 1, एक पावर है 3, हाईएस्ट पावर हो गई क्या? 3। y की पावर क्या है? एक है 2, एक है 3, हाईएस्ट पावर हो गई 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब। ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका HCF। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बस HCF पूछा था। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना, कुछ था ही नहीं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि थोड़े से जब हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे बेल वाला, वो पर्सन वाला, हार्ड तो नहीं थे लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था उसके अंदर, दिमाग लगाना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। और तो दिमाग ही तो निकालना होता है यार क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? व्हेन 429 इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट। मतलब अगर हम 429 को उसके प्रोडक्ट एक्सप्रेस करते, उसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, जब हम ऐसे करके निकाल, जो यहाँ पे आता है वो हमारा होता है फैक्टर। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके फैक्टर्स का हमें प्रोडक्ट बताना है, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी उसकी प्रोडक्ट है। तो मैं 429 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ पे 429 तो किससे होगा? सबसे पहले 3 से हो जाएगा, 143, और यहाँ पे 11 से, और यहाँ पे आ जाएगा 13, और 13 1 सा। अब कैसे पता लगा कि मैं 3 से करूंगी? एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आपको 2 से पता लगाना है कि मेरा ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो जैसे कोई भी इतना बड़ा सारा कुछ भी, जैसे 0 2 3 9
8, ऐसे कोई भी नंबर दे रखा है, आपको कैसे पता चलेगा ये 2 से डिविजिबल है? लास्ट का नंबर देखो, लास्ट का नंबर देखो 8 है, क्या 8 2 से डिविजिबल है? आंसर है यस। तो हम इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके 3 की, तो क्या 3 में भी ऐसा ही होता है? नहीं, 3 के अंदर देखना होता है हमें। अब जैसे ये हमारा 429 था, हमें क्या करना है 4 + 2 + 9 करके देखना है। अगर इसका सम जो आएगा वो हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। बताओ, समझ आया? जैसे अगर मैं इसे प्लस करूं तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो क्या 15 मेरा 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा 15 से डिविजिबल होगा। अगर आप जानना चाहते हो 4 का कैसे पता लगेगा, 5 का, 6 का, तो आप बताना हमें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 429 का क्या हो जाएगा 3 × 11 × में 13, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही था क्वेश्चन, बिल्कुल था आपका सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पीछे करवाया था ना। अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। अभी नहीं बताएंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज, रुको, हाँ यही है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड द एचसीएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 देन द अदर नंबर इज। देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछ रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्वेश्चन था ना वो कि एलसीएम जो है एचसीएफ के 14 टाइम्स है, और एलसीएम और प्लस में एचसीएफ क्या है 600 है। फर्स्ट नंबर दे रखा था 280 और सेकंड नंबर निकालना था। मैंने आपको बोला था अगर जैसे पहला नंबर दे रखा है आपको कुछ भी, जैसे यहीं से ले लेते हैं 26 दे रखा है, जैसे आपको एलसीएम दे रखा है 182, एचसीएफ आपको दे रखा है 13। तो अगर ये सब चीज दे रखी है, अगर आपको निकालना है बी, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? हमें पता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है हमारा एलसीएम इनटू में एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। अगर आपको यहाँ पे बी की वैल्यू ना देकर बी की वैल्यू देकर आपको एलसीएम पूछ लेता तो भी आप ऐसे ही करते। समझ गए आप? 3 चीज दे रखी है, चौथी तो निकाल ही सकते हो। ऐसा हो सकता है कि चीज एक ही दे रखी हो लेकिन कंडीशन दे रखी हो, जैसे आपने पीछे वो जो क्वेश्चन करवाया था ना 14 टाइम्स वाला, वैसे तो आप कर सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू दे रखा है 26, बी की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम दे रखा है 182, एचसीएफ दे रखा है 13। मल्टीप्लाई कर देंगे, काटापीटी करेंगे, आंसर ले आएंगे। क्वेश्चन कौन सा है? 12th है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं हमारे क्वेश्चन रहते हैं अभी 8, सिर्फ 8। अब देखो सबसे पहले ही काटापीटी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। 13 1 होता है और 13 2 26 होता है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18, 2 1 2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 91 आ गई। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है। देख के क्वेश्चन को ना घबराना, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल थे, आपको पता ही लग गया होगा। अगर अभी नहीं पता है ना, अगली क्लास में हो जाओगे, तब किसी भाई बहन को या फिर कभी देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, ये सिंपल क्वेश्चन थे, कितने सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ था ही नहीं। लेकिन पता नहीं जब होते हैं तो उस क्लास में इतने सिंपल क्यों नहीं लगते, ये पता नहीं भाई। अगली क्लास में होने के बाद जो वो पिछली क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इतने सिंपल लगते हैं, इतने सिंपल, माँ सिंपल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज एक्सप्रेस्ड एज। अगर मेरी 2520 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो पी और क्यू की वैल्यू निकालो। क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर पी और क्यू है। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं इस चीज की, तो क्या मैं पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकती? क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सीधे सीधे आंसर आता है। जैसे 4 का निकाला 2 2 1, तो ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे कभी पी क्यू आता है क्या? नहीं आता ना। पी क्यू की क्या कोई टेबल होती है? नहीं होती ना।
तो 2 3 4 5 6 इन सब नंबर की टेबल होती है, ये तो हमें पता है। क्या है? पता है। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2520 की, और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि लास्ट में 0 है तो हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 1260, फिर से 2 से, 2 6 12, 2 3 0, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। अब ये नहीं होता दिख रहा है क्योंकि लास्ट में आ गया 5। प्लस करके देखेंगे 5 6 7 8 9, 9 होता है डिविजिबल 3 से, तो ये भी होगा। 3 से करेंगे तो 3 1 3 और 0 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 3 से होगा क्योंकि 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 3 9 और 5 15, फिर ये होगा 5 से, 5 7 और देन 7 1 अब देखो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। अब इसे कंपेयर करके देखते हैं। इससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो 2 की पावर 3 है, प्लस में इंटू में, सॉरी इंटू में 3 की पावर p इंटू में 5 की जगह क्या है? क्यू है, इंटू में 7। कंपेयर करके देखो क्या है? 2 है, तो p की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब बात है क्यू की। क्यू की जगह क्या है? 5 है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई मेरी? यहाँ पे 5 हो गई। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो क्या होगा, ये मुझे बताओ। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि 5,2 मेरा आंसर होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, आगे क्या है? पी है। ये मतलब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ इस चीज से। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने रेशियो के अंदर बताया था, ऐसे ही गलती यहाँ पे हो सकती है। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि 5,2 मेरा आंसर है, तो आप बिल्कुल गलत हो। पी एंड क्यू बोला है, तो 2,5 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप ये सोच रहे हो कि दीदी ने वो क्या किस लिए करके दिखाया था कि 2 2 2 1, इसका क्या फायदा था? मैंने ये बताया था वहां पे आपको कि यहाँ पे वैल्यू कभी पी और क्यू तो आती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे रखी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसकी मदद से सोल्व करूंगी तो कंपेयर करके मेरी पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। अब ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो भी सिंपल हैं, जो भी क्वेश्चन कराए हैं, प्लीज करके जाना, प्लीज करके जाना। रियल नंबर में एक भी नंबर नहीं कटेगा एमसीक्यू के अंदर, तो पक्का। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे एलसीएम निकालना है, कहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ये कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? देखो एक चीज बताती हूँ आपको। अगर आप पढ़ने बैठे हो, ऐसे मत सोचना कि बस नंबर के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगी नंबर के लिए, फ्यूचर के लिए। आप ये सोच के पढ़ो कि मेरे को किसी को पढ़ाना है। जैसे अभी आप पढ़े और मान के देखो कि आपके सामने को बैठा है और वो आपकी बेइज्जती कर देगा अगर आपको नहीं आया। उसे अच्छे से पढ़ाना है, बिल्कुल अच्छे से। तो उसको जब आप पढ़ाओगे, जब पढ़ते पढ़ते आप जैसे वीडियो देखोगे, तो आपके पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ये फील होता जाएगा कि हाँ, अगर उसे मेरे को ये बताना है कि एचसीएफ कहाँ पे निकालना है, एलसीएम कहाँ पे निकालना है, तो ये स्टेप होंगे। अगर कहीं पे स्मॉलेस्ट लीस्ट मिनिमम दिख रहा है तो वहाँ पे एलसीएम निकालना है। अगर दिए गए नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो वहाँ पे एलसीएम निकालना है। अगर कहीं पे दिए गए नंबर से छोटा नंबर निकालना है, वहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तभी आपको ये सब बातें बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगी। याद रखना इस बात को। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। इफ एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressed in the form of 65n minus 117, then the value of n is, हमें वैल्यू निकालनी है n की। अब बोला ये गया कि एचसीएफ इन दोनों नंबर का अगर हमारा इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है तो n की वैल्यू बताओ। हम भी तो देखिए कि ये एचसीएफ क्यों एक्सप्रेस हो रहा है, तो एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं कैसे एक्सप्रेस मतलब वो इसके इक्वल है। एचसीएफ इसके इक्वल होगा। एक मिनट रुको, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी क्या कहना चाहती हूँ। ए की वैल्यू दे दी है 65, बी की वैल्यू दे दी है 117। ये नंबर ही तो हो गए, इन्हीं का तो एचसीएफ बोला है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 65 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो 5 से करेंगे 13 13 1 और यहाँ पे 117 का करना है तो 3 39 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 13 से, और ये फिर से 3 से होगा
3 से, फिर यहाँ पे 13 और देन 13 वन जा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, HCF निकालूंगी। तो 65 का जो आ गया वो आ गया मेरा 5 इंटू में 13, और जो मेरा 117 का आया है वो क्या आया है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू में 13। जब हम HCF निकालते हैं तो हमें पता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, और स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो हमारा HCF क्या आ गया 13 आ गया। अब जो मैं आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कह रही थी मैं लास्ट में बताऊंगी, यानी कि बीच में बताऊंगी जब क्वेश्चन की बारी वहां पे आ जाएगी। तो देखो अब देखो क्या बोला है, अब हमें ये बोला है कि ये जो HCF है वो इस तरीके से एक्सप्रेस होता है, इस तरीके से एक्सप्रेस का क्या मतलब है भाई, मतलब HCF इसके इक्वल है, HCF इसके इक्वल है, ये याद रखना। देखो HCF जो आ गया वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, है ना, यही होगा मतलब इसका। तो 6n माइनस का 117 हमारे HCF के इक्वल होगा, जो कि मेरी वैल्यू आई है 13। तो मैं यहाँ से n की वैल्यू आराम से निकालूंगी, 6n इक्वल्स टू 13, ये इधर माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 6n इक्वल्स टू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 130, और n की वैल्यू हो जाएगी 130 अपॉन में 6, तो यहाँ पे 65 था क्या, सॉरी 65 था, क्या था 65, तो यहाँ पे हो गया 65। अब इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 65, कैंसिल करेंगे तो 65 टू हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि क्या हो जाएगा 2। तो हमारी बस यही याद रखना है कि HCF बोला गया है इन दोनों का, जो कि इसके तरीके से एक्सप्रेस मतलब इसके इक्वल है उसका HCF, यानी कि HCF इसके इक्वल है, या फिर ये बोलो कि ये HCF के इक्वल है, दोनों सेम ही बात है। चाहे ये बोल लो 2 + 5 तो 5 + 2, बात तो एक ही है। तो यही बात है कि एक्सप्रेस का मतलब यही होता है कि HCF इसके इक्वल है, और हमें HCF अगर इसके इक्वल दिखाना है तो पता तो होना चाहिए कि HCF क्या है, तो हमने HCF निकालना और इक्वल रखना है और n की वैल्यू निकालनी है। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली इज। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जब हम इन सब नंबर को डिवाइड करें तो 1 2 3 ये सब रिमाइंडर छोड़े, यानी कि उस नंबर को अगर मैं 1251 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर दे वो 1, और 19377 से डिवाइड करूं तो वो नंबर दे 2, रिमाइंडर कितना दे 2। तो अब ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो मेरे को पता है गिवन नंबर से छोटा नंबर निकालना है, तो मैं वहां पे क्या निकालती हूँ HCF निकालती हूँ। और दूसरी चीज लार्जेस्ट नंबर बोला है तो मैं वहां पे क्या निकालती हूँ HCF ही निकालती हूँ। अब आप ये सोच रहे होगे कि HCF निकालना है, ये दे रखे हमें नंबर, HCF निकालेंगे, तो भाई ये सब चीज किस लिए दी, ये चीज इसलिए दी है कि हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चन के अंदर, जो में गिवन नंबर होता है उसमें से उस रिमाइंडर को माइनस करना होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1251 के अंदर से -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1250, और अगर मैं यहाँ पे 9377 में से 2 माइनस करेंगे रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 9375। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी 15628, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी 3 को तो यहाँ पे आ जाएगा 15625, ये आ गया। अब हमें इनका जो है HCF निकालना है। अब इनका हमें HCF निकालना है, ना कि इन नंबर्स का। तो यहाँ पे LCM निकालेंगे, जल्दी से निकाले तो 1250 का निकालेंगे सबसे पहले, तो 2 से करेंगे 625, ये तो पता ही चल गया होगा अब कैसे करते हैं, ये तो आपको आता ही होगा। फिर से 5 से करेंगे तो 25, देन फिर से 5 से 5 5 एंड 5 1। अगर मैं यहाँ पे करूँ फिर 9375 का, तो यहाँ पे मैं 3 से करूँगी सबसे पहले, क्योंकि सम करके देखा मैंने तो वो 3 से डिविजिबल था, इसलिए ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 5125, फिर से हम 5 से कर सकते हैं इसे,
तो 625 बिल्कुल सेम रहेगा। अब तो 5 जैसा यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो 5 से करेंगे तो 125, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा हो गया। अब करना है हमें 15625 का, तो यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले 5 से ही हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 3125 और यहाँ पे फिर से 5 से होगा 625 और यहाँ पे 5 से फिर से करेंगे तो 125, वो बिल्कुल सेम ही होगा, आगे भी तीनों में ही सेम सेम चल रहा है। 5 25 5 5 देन 5 1 जा हो गया। अब हमें क्या निकालना था, HCF निकालना, तो HCF निकालेंगे, जो हर एक के अंदर कॉमन है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं इन सब का लिख लेती हूँ, मैं एक बारी इन सब का ये लिख लेती हूँ कि 1250 का क्या आया है, 9375 का क्या है और हमारा लास्ट नंबर इसका क्या है। तो देखो मैंने वीडियो पॉज करके लिख लिया है। अब निकालना है HCF, तो HCF निकालेंगे, जो चीज़ तीनों के अंदर कॉमन है वो है हमारा 5, तो 5 कॉमन था और स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, एक है 4 5 6, तो सबसे छोटा हो गया हमारा 4, तो 4 हो गया। अब मैं अगर इसे करूँगी यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 एग्जा क्या होता है 25 इंटू में 25 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 625, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके अंदर क्या बोला। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके अंदर बोला गया है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject is। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि हमारे पास एक सेमिनार है जिसके अंदर हिंदी के पार्टिसिपेंट हैं 60 और इंग्लिश के पार्टिसिपेंट हैं 84 और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट हमारे पास 108। फिर हमें बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालो, लेकिन उन रूम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए, यानी कि जितने एक रूम के अंदर पार्टिसिपेंट हैं उतने ही दूसरे रूम के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी है कि अगर मैं बात करूँ एक रूम की, तो उस रूम के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट की बात है तो एक ही टाइप के सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। अगर हिंदी के सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट है तो हिंदी वाले ही पार्टिसिपेंट उस रूम के अंदर होने चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट वहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब हमें देखो सिंपल सी चीज़ है, एक तो मैंने आपको बता ही रखा है कि दिए हुए नंबर से छोटा नंबर निकालना है तो वहाँ पे HCF निकालना होता है। अब यहाँ पे HCF कहाँ पे निकालना है, मतलब कि क्यों निकालना है, किस चीज़ का निकालना है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर एक तो बोला गया है कि रूम्स निकालने हैं, लेकिन रूम्स कैसे निकालेंगे हम, स्टूडेंट पार्टिसिपेंट की मदद से, कि जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे उसकी मदद से हम नंबर ऑफ रूम्स निकालेंगे, लेकिन सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे HCF निकालेंगे। देखो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जिससे जो है ये पार्टिसिपेंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि एक ग्रुप एक रूम के अंदर बैठेगा क्योंकि हमें चाहिए सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अब ऐसा कितने बच्चों का, हम कितने पार्टिसिपेंट का ग्रुप बनाए जिसकी मदद से हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो पार्टिसिपेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं अलग अलग रूम में जाने के लिए, समझ गए। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है HCF निकालना पड़ेगा, तो हम HCF निकालेंगे यहाँ पे 60 का सबसे पहले, तो 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 5 जा 10 एंड देन 3 5 जा 15, 5 1 जा। फिर हम निकालेंगे 84 का, तो 84 का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 7 पे 7 1 जा, और दूसरा क्या होगा हमारा 108 का, तो 108 का करेंगे तो 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड देन 2 7 जा 14। फिर किससे कर सकते हैं, 3 से करेंगे 3 9 जा 3 3 जा देन 3 1 जा। हमें निकालना है यहाँ पे HCF, क्या निकालना है HCF, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 60 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार आया हुआ है, इंटू में 3 इंटू में 5, और अगर मैं बात करूँ 84 की तो वो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 7,
इंटू में 7 और 108 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं हम। HCF निकालेंगे तो देखो जो तीनों में कॉमन है वो लिखना है, तो कॉमन हमारा 2 भी है और 3 भी है तो लिख सकते हैं, और लीस्ट पावर लिखनी है हमें, सबसे छोटी पावर लिखनी है। तो 2 की पावर तो 2 ही है तीनों के अंदर, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर सबसे छोटी है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, तो 1 लिखा जाएगा। अब 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 होता है, तो 4 इंटू 3 और 4 3 का क्या हो जाएगा 12, तो मेरा यहाँ पे HCF आ गया 12। ये जो HCF निकाला था ये मैंने क्या निकाला था, ग्रुप निकाले थे। क्या निकाले थे, ग्रुप निकाले थे। मैंने आपको बोला था, पहले ही बताया था मैंने आपको कि मैं क्या निकालना चाहती हूँ, यहाँ पे बताया था मेरे को चाहिए सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अलग अलग रूम के अंदर और सेम भी हो, तो उसके लिए तो ग्रुप निकालने पड़ेंगे। तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए था एक ग्रुप के अंदर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जिससे जो है मेरे सारे पार्टिसिपेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो वो ग्रुप के अंदर मेरे पार्टिसिपेंट आ गए 12, यानी कि एक ग्रुप के अंदर मैं 12 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट को रखूंगी जिससे मेरे जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, यानी कि एक ग्रुप के अंदर मेरे 12 पार्टिसिपेंट आ गए। अब क्या करेंगे हम, हमें चाहिए नंबर ऑफ रूम। अब अगर मैं बात करूं हमारी हिंदी की तो वहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट थे 60। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो वहाँ पे 84। अगर मैथमेटिक्स की तो मैथ्स ही लिख देते हैं, मैथ्स के अंदर हमें चाहिए है 108। अब हमें नंबर ऑफ ग्रुप बना लेते हैं, तो 60 में जब हम नंबर ऑफ ग्रुप बनाएंगे 12 के, तो हमारे कितने बन जाएंगे, यहाँ पे हमारे बन जाएंगे 5 ग्रुप बन जाएंगे, यानी कि 12 एक ग्रुप के अंदर स्टूडेंट, 12 एक के अंदर, 12 एक के अंदर, यानी कि हमें अमाउंट मिल गई जिससे हम अपने हिंदी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके सारे बच्चों को, ना ही किसी ग्रुप के अंदर ज़्यादा ना ही किसी ग्रुप के अंदर कम। ऐसे ही इंग्लिश में, तो इंग्लिश में करेंगे तो हमारे कितने नंबर ऑफ ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पे पार्टिसिपेंट के 5 नहीं 7 यहाँ पे बनेंगे हमारे 7। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की तो मैथ्स की हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप बन जाएंगे पार्टिसिपेंट के 9। हमें निकालनी है रूम, तो देखो मैंने ग्रुप बना दिया। अब ये जो ग्रुप है 12 स्टूडेंट्स एक कमरे में चले जाएंगे एक रूम के अंदर, और हमारे पास ऐसे ही 12 के कितने ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 5 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में ऐसे ही 12 के हमारे पास इंग्लिश के 7 हैं प्लस में। अब ऐसे ही मैथमेटिक्स के हमारे पास 9 है, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, यानी कि हमें 21 रूम्स चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ 12 नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 12 की जगह हमारा था 21। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 12 की जगह था हमारा 21, तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो मैंने आपको क्या, यहाँ पे देखो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, हमने क्या किया 5 के अंदर, 5 मतलब 12 के बच्चे हैं, यहाँ पे 12 ग्रुप एक कमरे में जाएंगे 12 पार्टिसिपेंट, दूसरे कमरे में 12 पार्टिसिपेंट, ऐसे ही 5 कमरों में हमारे 12 पार्टिसिपेंट चले जाएंगे, जिससे क्या होगा ना ही तो सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ही हमारा जो है नंबर चेंज होगा, यानी कि हर रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए, क्योंकि कंडीशन दे रखी थी उन्होंने सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए और हमारे पास सेम सब्जेक्ट के वो होने चाहिए, हर रूम के अंदर सेम सब्जेक्ट के बच्चे बैठे होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे जो है एक ऐसी अमाउंट निकाली जो कि क्या हो सके हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके पार्टिसिपेंट को। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो अब ये यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं असर्शन रीजन के। तो असर्शन रीजन में जिसको भी दिक्कत होती है तो अब से नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छे से अपने फर्स्ट चैप्टर के जो ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन के ये अच्छे से करेंगे। देखो अब आपका जो असर्शन रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है द नंबर 6 की पावर n बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विद
द डिजिट 5। क्वेश्चन के अंदर बोला है एक नंबर है 6 की पावर n, n की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी एंड देन सो ऑन। तो फिर बोला है n बीइंग ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होगा, -1 -2 नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही हमारी पावर होगी, क्योंकि ये 6 की पावर n है तो पावर ही तो बोला जाएगा, पावर हमारी नेचुरल में होगी, नेचुरल नंबर। अब बोला गया है क्या ये कभी भी नंबर 0 से एंड होगा, यानी कि अगर मैं 6 की ऊपर पावर 1 ले लूँ या फिर 6 की पावर 2 6 की पावर 3 कुछ भी ले लूँ, तो क्या ये कभी हमारा जो है डिजिट 5 से एंड होगा, एंड विद द डिजिट 5? तो मैं आपको बताती हूँ, जब कभी भी हमारा ऐसा बोल रखा हो क्या ये डिजिट हमारा 0 से एंड होगा, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये डिजिट 0 से एंड होगा कि नहीं होगा? आपको वहाँ पे देखने पड़ेंगे उसके फैक्टर। अगर उसके फैक्टर्स में अगर कोई भी एंड होना चाहता है 0 से, तो उसके फैक्टर में जो है 2 और 5 होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, लिख लो, दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से एक होगा तो भी वो है 0 से एंड नहीं होगा। 5 और 2, जैसे अगर मैं बात करूँ 10 की, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 5, 2 और 5, तो 2 इंटू 5, तो ये एंड होता है 0 से, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ गया। अगर मैं 20 की बात करूँ तो क्या हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से फैक्टर, इन्हें ही तो फैक्टर बोलते हैं। अगर मैं ऐसे निकालूंगी तो इधर जो आएंगे यही तो आपके फैक्टर होंगे, 2 10s, 2 5s, देन 5 1s। तो देखो 5 आया है, 2 आया, ये इससे मतलब नहीं है कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है, लेकिन 5 और 2 आना चाहिए, तभी वो नंबर जो है 0 से एंड होता है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या ये कभी 5 से एंड होगा, तो 5 डिजिट से एंड होगा, तो मैंने अभी बात की है 0 की। अगर एंड बात की जाए क्या ये नंबर हमारा एंड करेगा 5 से विद 5, तो वहां पे आपको देखना है क्या उस नंबर के अंदर जो है उसके फैक्टर के अंदर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उस के फैक्टर के अंदर 5 नहीं आ रहा है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और यहाँ पे बोला गया है 6 की पावर n, तो अगर मैं 6 के फैक्टर निकालू, 6 के 2 3 3 1, तो क्या बताओ यहाँ पे 5 आ रहा है इसके फैक्टर के अंदर, इसके फैक्टर है 2 इंटू में 3, तो 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है 6 की पावर n, ये कभी भी डिजिट 5 से एंड नहीं करेगा, मतलब एंड विद डिजिट 5 कभी भी ये नहीं होगा। तो यहाँ पे तो रीजन पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें जो पहला और दूसरा दे रखा है उसके अंदर बोला गया है कि बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, जबकि हमारा असर्शन रोंग है। यहाँ पे भी बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, तो असर्शन तो हमारा रोंग है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड हमारे रोंग हो गई। सेकंड बोला है असर्शन इज ट्रू, तो ये तो फिर से गलत हो गया। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। वैसे अब जो हमारे इस वीडियो का सेकंड असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला गया है? असर्शन के अंदर बोला गया है इफ m एंड n आर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स देन m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। कैसा पॉसिबल है? तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने लेट कर लिया 3 और 5, जैसे मैंने लेट कर लिया 3 और 5, ये दोनों मैंने ओड पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे जो है लेट कर लिए हैं। अब क्या करना है हमें, m स्क्वायर, जैसे इसे मान लेती हूँ मैं m, इसे मान लेती हूँ मैं n, तो m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर करना है हमें, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर करना है। तो m का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस में n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारा 25, तो प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 34। तो क्या 34 हमारा 4 से डिविजिबल है? 34 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सही बोला है इसने, इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल 4 से नहीं है, तो असर्शन तो हमारा हो गया ट्रू। अब अगर मैं बात करूँ रीजन की, तो रीजन के अंदर क्या बोला गया है 3 इंटू
5 इंटू 7 प्लस में 7 इज ए कंपोजिटिव नंबर। क्या ये हमारा कंपोजिटिव नंबर है या नहीं है? तो ये देखेंगे, ये कैसे देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस में 1 हो जाएगा। तो 7 इंटू में 15 प्लस का 1, तो यहाँ से आ गया मेरा 7 इंटू में 16। तो देखो मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। तो इससे जो आएगा हमारा यहाँ पे, जो हमारा जैसे मान लो कि कुछ भी आएगा, जैसे x आ गया हमारा, यहाँ पे x आ गया, तो एक तो ये खुद इसका फैक्टर हो गया, एक तो ये खुद फैक्टर हो गया x, एक इसका 1 हो जाएगा, एक इसका 16 भी हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, ये वाला नंबर x कैसे आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तभी तो हमारा ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, और क्या हो सकता है, एक तो वो खुद है। लेकिन यहीं से पता चल गया कि इसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। देखो जैसे कुछ भी हम 6 इंटू 4 करके आ रहे हैं, आ गया। तो एक चीज़ बताओ, क्या ये हमारे 64 के फैक्टर्स नहीं हैं? क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये ओबियसली बात है 6 और 4 24 के फैक्टर होंगे। तो ऐसे ही मैंने लिखा है, जब हम 16 इंटू 7 करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा, तो वो तो इन दोनों का फैक्टर तो होगा ही। एक तो वो खुद का फैक्टर होगा, एक 1 का होगा, और एक 16 होगा, एक 7 होगा। तो इसके 4 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। यही तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो एक ऐसा ही हम क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंपोजिट नंबर और ये सब हम कैसे पता लगाते हैं। मैं वैसे एक बार ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, हो सकता है ये आ भी सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहा है बहुत जगह पे। हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, या फिर नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है, या फिर ना ही तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिटिव है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने उस क्वेश्चन के अंदर किया था, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू में 15 प्लस में 15 ऐसे दे रखा है। मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगी अपना 7 नहीं, यहाँ पे 7 थोड़ी ना कॉमन लिया जाएगा, पिछले क्वेश्चन के अंदर लिया था हमने 7 तो कॉमन। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो देखो 15 कॉमन ले सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि कहाँ पे 7 कॉमन लेना है, कहाँ पे 15 कॉमन लेना है, क्या ये कैसे पता चलेगा? तो देखो जो प्लस के अंदर लिखा होगा, जैसे कहाँ गया वो क्वेश्चन, जैसे देखो यहाँ पे जो है हमारा 7 प्लस के अंदर था, जो प्लस के अंदर अलग से होगा वही हमें क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस में हमारा 15 है, तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँगी, 15 ही कॉमन लिया जाता है, ऐसे होता है। तो 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 1 प्लस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 15 इंटू में 77 इंटू में 13 प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारा 15 इंटू में 1016 जाएगा, फिर 0 है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15015। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 15015। अब यहाँ पे देखो एक तो ये जो नंबर आएगा ये खुद का फैक्टर होगा, एक इसका हो जाएगा 1, एक 15 और एक 1001, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखो मैं ये 1 को फैक्टर या फिर इसको फैक्टर कैसे ले रही हूँ, जब हम 2 को करते थे 2 इंटू 1, तो 2 का क्या फैक्टर है, एक तो 2 हुआ एक 1 हुआ, तो ये फैक्टर हुए कि नहीं हुए इसके। तो यहाँ पे देखो एक तो खुद फैक्टर हो जाएगा, एक तो खुद से डिविजिबल हो। फैक्टर का मतलब डिविजिबल ही तो हुआ, डिविजिबल से समझो। एक तो ये खुद से डिविजिबल होगा, एक 1 से होगा, एक 15 से होगा, एक 101 से होगा। तो इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी हमारा एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। हमने आई थिंक 3 या 4 ही क्वेश्चन किया असर्शन रीजन के, क्योंकि इसमें से इतने ही ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अब देखो असर्शन के अंदर बोला है एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स कैन हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। क्या 2 पॉजिटिव नंबर के लिए, क्या कभी 2 पॉजिटिव नंबर का
जो HCF है वो 18 और LCM 380 हो सकता है। अब हमें तो नंबर भी नहीं पता, तो ये कैसे पता चलेगा कि HCF 18 हो सकता है और LCM 380 हो सकता है। तो अगर आपको ये पता करना है कि उसका ये सब पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, अगर यहाँ पे हमारा LCM डिवाइडेड बाय HCF क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छे से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगी 380 डिवाइडेड बाय 18 तो यहाँ पे 9 और 195 हो जाएगा, फिर से करेंगे तो 65 और 3, तो देखो 65 डिवाइडेड बाय 3, अब पॉइंट के अंदर आंसर आएगा, तो ये हमारा कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ। अगर हमें निकालना है कि कभी भी दो नंबर का ये HCF या फिर ये LCM पॉसिबल है या नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे, क्या हमारा LCM कंप्लीटली डिविजिबल है HCF से। अगर हमारा LCM कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा HCF से, इसका मतलब हमारा ये पॉसिबल हो सकता है कि उन दो नंबर का HCF जो है 18 हो जाए और LCM 380 हो जाए, लेकिन ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा असर्शन के अंदर गलत बोला गया है। अब HCF देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा रीजन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा असर्शन जो है रॉन्ग हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, रीजन के अंदर बोला है LCM इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF, तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है जैसा मैंने बोला था आपको। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन गलत है और रीजन बिल्कुल ट्रू है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।